हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज की इस वीडियो में हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 10th चैप्टर 4 HTML पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। जैसे आपको पहले बताया गया है कि इस चैप्टर का नाम है HTML पार्ट 3। इस चैप्टर में हम URL के बारे में पढ़ेंगे, देन इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं वेब पेज पे, इसके अलावा हाइपरलिंक क्या होता है, फॉर्म्स क्या होते हैं और वेब डेवलपमेंट की कौन कौन सी फेजेस होती हैं, स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं URL की कि URL का मतलब क्या है। URL का पूरा नाम है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। जैसे हमारे घर का एड्रेस होता है उसी तरह इंटरनेट पे हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है जिसको बोलते हैं URL या वेब URL। जैसे आप कह सकते हैं www.google.com, facebook.com, instagram.com या pscb.ac.in। तो ये जो सारी वेबसाइट्स हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं .com के साथ या ac.in के साथ, इसको बोलते हैं URL। तो URL का मतलब हो गया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। हमारा जो URL है उसमें 4 चीज़ें होती हैं, पढ़ सकते हैं, प्रोटोकॉल, होस्ट नेम, फोल्डर नेम और फाइल नेम। जैसे HTTP लिखा है, ये क्या है आपका प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे उसके बाद हम बात करते हैं होस्ट नेम pscb.ac.in, फोल्डर नेम जैसे e-books और फाइल नेम cs12.pdf। इस तरह जो हमारा URL है इसमें 4 चीज़ें ऐड होती हैं। जैसे HTTP बताया कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नहीं आजकल एक नया प्रोटोकॉल आ चुका है, इसके साथ S भी जुड़ गया है, तो वो क्या बन जाता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। क्योंकि जो HTTP वाली साइट्स है वो सिक्योर नहीं होती, HTTPS वाली साइट्स जो हैं वो ज़्यादा सिक्योर होती हैं। अब जो फाइल पाथ है आप देख सकते हैं, इसमें 3 चीज़ें हैं, ड्राइव नेम, फोल्डर नेम और फाइल नेम। जैसे हमारे मोबाइल की फाइल्स मेमोरी कार्ड में सेव होती हैं, उसी तरह कंप्यूटर में जो फाइल्स हैं वो हार्ड डिस्क में सेव होती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है D का मतलब ड्राइव, कि हम D ड्राइव में काम कर रहे हैं, यहाँ पर C भी आ सकता है। मेन हमारा फोल्डर है और फोल्डर की पहचान कंप्यूटर में क्या होती है, येलो कलर का होता है। और picture.jpg हमारा फाइल नेम है, जो फाइल हम सामने शो करना चाहते हैं। अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ URL। URL कितने तरह का होता है, जो 2 तरह का होता है, एक होता है एब्सोल्यूट URL, एक होता है रिलेटिव URL। सो बात करते हैं एब्सोल्यूट URL की। जो एब्सोल्यूट URL है ये कंप्लीट लोकेशन देता है हमारी फाइल की या रिसोर्स की। और जो एब्सोल्यूट URL है इसमें जो फुल इंफॉर्मेशन होती है, कोई भी फाइल है जो इंटरनेट पे हमने सर्च करनी है, अपने जहाँ लोकल कंप्यूटर पर सर्च करनी है, उसका पूरे का पूरा पाथ होगा। जैसे लिखा है d:\main/picture.jpg। तो ये आपका क्या है एब्सोल्यूट URL। ये बता रहा है कि D ड्राइव में एक मेन नाम का फोल्डर है जिसमें picture.jpg आपकी फाइल है। जैसे देख सकते हैं कि इसमें पूरा पाथ बता रहा है कि सबसे ऊपर रूट है, रूट के नीचे अदर, मेन, ये 2 फोल्डर हैं। देन मेन में इमेज फोल्डर है, इमेज में abc.jpg, hello.png, ये हमारी फाइल है। तो जब हम पूरे पाथ की बात करें तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट URL। अब बात करते हैं रिलेटिव URL की। अब जो रिलेटिव URL है ये क्या करता है, इट डिस्क्राइब द पाथ ऑफ फाइल रिलेटिव टू द लोकेशन ऑफ करंट वेब पेज फाइल। कि जो आपकी करंट लोकेशन है, करंट वेब पेज है, उसके बारे में बताता है। इसमें ये पूरा पाथ नहीं बताता, इसमें सिंपल बताएगा कि जैसे पिक्चर का नाम क्या है, फाइल का नाम क्या है। अगर हम पूरे पाथ की बात करें तो एब्सोल्यूट URL होगा। अगर सिर्फ फाइल की बात करें कि लोकल फाइल की बात करें या इंटरनेट पे सर्वर के फाइल की बात करें तो वो आपका होगा रिलेटिव URL। अब इसके अंदर हम डेलीमीटर करैक्टर यूज करते हैं, जो 3 होते हैं, एक होता है डॉट स्लैश, एक होता है डॉट स्लैश और एक होता है सिंपल स्लैश। अगर डेलीमीटर डॉट स्लैश की बात करें, फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, इट पॉइंट्स टू द पेरेंट फोल्डर ऑफ करंट वर्किंग फाइल, कि जो आपकी फाइल का करंट फाइल जिस पे आप काम कर रहे हो उसका जो पेरेंट फोल्डर है ये उसके बारे में बताएगा, उसको पॉइंट आउट करेगा। जैसे हम बात करते हैं कि हमारे पास फोल्डर कौन सा था, मेन। अब उसके बाद डॉट स्लैश, ये क्या बताता है, पॉइंट्स टू वन फोल्डर अप पेरेंट फोल्डर ऑफ द करंट वर्किंग फाइल, कि अब आप किस पेरेंट फोल्डर का एक बैक लेवल चले जाओ तो वो बन जाएगा आपका डॉट स्लैश। जैसे लिखा है D:\picture.jpg कि D आपकी क्या है ड्राइव। अगर स्लैश की बात करें
तो ये बात करता है रूट फोल्डर की। रूट फोल्डर का मतलब कि आपका रूट क्या है, जैसे को हमने स्टार्टिंग कहाँ किया था, डी ड्राइव से, तो वो आपका क्या होगा, रूट फोल्डर। ठीक है जी। अगर हम मेन फोल्डर की बात करें तो वो आपका है डॉट स्लैश। अगर बात करें डी कोलन स्लैश पिक्चर डॉट जेपीजी, तो ये आपका एक लेवल अप हो गया, ये बन गया डॉट डॉट स्लैश। और अगर बात करें ड्राइव की तो वो बन जाएगा सिंपल स्लैश। अब इसमें एक टर्म आती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जब आप इंटरनेट पे कुछ सर्च करते हो उस टाइम पे ये टेक्निक यूज होती है कि फाइल को जल्दी से जल्दी सर्च किया जा सके। अब आगे है वर्किंग विद इमेजेस। इमेज का मतलब होता है फोटो या पिक्चर। अगर आप अपने वेब पेज पे कोई फोटो लगाना चाहते हो तो उसके लिए आप JPEG फाइल यूज कर सकते हो, जैसे जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, या GIF फाइल यूज कर सकते हो, ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट। JPG और GIF में ये फर्क है कि GIF फाइल आपकी एनिमेटेड होती है और जो JPG फाइल है वो स्टिल पिक्चर होती है, जैसे मोबाइल पे आपको फोटो क्लिक करते हो। और एक होती है PNG फाइल, इसका मतलब पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। ये फाइल भी आप अपने वेब पेज पे इंसर्ट कर सकते हो थ्रू IMG टैग। तो IMG टैग की बात करते हैं। IMG का पूरा नाम है इमेज। अगर आप वेबसाइट पे कोई फोटो इंसर्ट करनी है तो हम लिखेंगे IMG स्पेस देके SRC डबल कोट्स में इमेज का URL, उसका पूरा पाथ। और ये याद रखना है कि जो IMG टैग है ये आपका क्लोज मतलब कह सकते हैं कि एम्प्टी टैग है, ये शुरू होता है लेकिन खत्म नहीं होता। आप प्रोग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बाकी प्रोग्राम वैसे ही यहाँ लिखा है IMG SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स में डॉट स्लैश एजुकेशन डॉट JPG, कि जो आपकी फाइल का नाम है, जो पिक्चर का पाथ है वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप सेम फोल्डर में काम कर रहे हो तो डबल कोट्स में फाइल का नाम दे सकते हो बिना डॉट और स्लैश से, अदरवाइज आपको पूरा पाथ भी देना पड़ सकता है। तो जब हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे तो मान लीजिए फाइल आपको दिख रही है, जैसे इसमें 3 फाइलें, कंप्यूटर, एजुकेशन और test1। हम बात कर रहे हैं इमेज की, इसलिए यहाँ पे जो फाइल उठाएंगे वो कौन सी फाइल उठाएंगे, JPG या JPEG। तो जब हम प्रोग्राम चलाएंगे आप देख सकते हो कि जो फोटो है वो इस तरह से शो हो जाएगी। ये तो हमने एक एग्जाम्पल ली है, बाकी आप अपने कंप्यूटर की सेटिंग के अकॉर्डिंगली कोई भी फोटो इंसर्ट कर सकते हो। अब आगे है वर्किंग विद एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG टैग, कि IMG टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे एक आपको बताया SRC एट्रीब्यूट, SRC का मतलब होता है सोर्स, कि फाइल आपने कौन सी उठानी है। इसी तरह एक होता है ALT जो एट्रीब्यूट है इसका मतलब होता है अल्टरनेट, कि कई बार क्या होता है कि नेट की स्पीड स्लो है, पिक्चर वो शो नहीं कर पाता, डाउनलोड नहीं कर पाता, तो उस केस में वो क्या कर सकता है, पिक्चर का नाम शो कर सकता है या पिक्चर को डिस्क्राइब कर सकता है। उसके लिए हम ALT एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। ये देख सकते हो जैसे ALT में लिखा है एजुकेशनल इमेज। तो अगर पिक्चर शो नहीं हो रही, पिक्चर डाउनलोड नहीं हो पा रही, तो वो उसकी जगह पे मैसेज शो कर देगा। तो देखो जैसे यहाँ पे पिक्चर आपको शो नहीं हो रही, उसके जगह पे लिखे आ जाएगा अल्टरनेट टेक्स्ट, जो भी हमने शो करना है। उसके बाद है सेटिंग विड्थ एंड हाइट ऑफ द इमेज। अब आप पिक्चर शो करते हो वो बाय डिफॉल्ट जो साइज होगा सामने आ जाएगा। अगर आपने पिक्चर का साइज छोटा बड़ा करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हाइट और विड्थ दो एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो, जिससे जो पिक्चर है हमारे अकॉर्डिंगली उसकी हाइट और विड्थ सेट हो सकती है। अब आ गया बॉर्डर। अगर आप चाहते हो कि पिक्चर की साइडों पे बॉर्डर लगाना है तो बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज होगा। जितनी बॉर्डर की वैल्यू कम होगी उतना छोटा बॉर्डर होगा, जितनी बॉर्डर की वैल्यू बड़ी करते जाएंगे उतना जो बॉर्डर है वो मोटा होता जाएगा, उसकी जो विड्थ है बॉर्डर की बढ़ती जाएगी। अब आ गया अलाइनमेंट। आप पिक्चर को वेब ब्राउजर पे कहाँ शो करना चाहते हो, उसके लिए हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं अलाइन के अंदर, लेफ्ट, राइट, मिडल, टॉप या बॉटम। लेफ्ट मतलब पिक्चर लेफ्ट साइड पे सेट होगी, राइट में राइट, मिडल में, टॉप में स्क्रीन के टॉप पे, बॉटम मतलब बॉटम पे। तो इस तरह हम अलाइन एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। जैसे आप प्रोग्राम देख सकते हैं, इस प्रोग्राम को बना के देख सकते हैं। इसमें हाइट विड्थ हमने दी है, देन इसमें लाइन राइट दी है, टॉप दी है, मिडल दी है, लेफ्ट दी है। जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपकी जो पिक्चर है वो देख सकते हैं कैसे कैसे शो हो रही है, लेफ्ट है, राइट है, या जैसे भी आप उसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हो या बॉर्डर लगाना चाहते हो। अब आगे वर्किंग विद हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक को लिंक भी बोलते हैं। तो हाइपरलिंक का मतलब क्या है कि अगर आप दो या दो से ज्यादा वेब पेजेस को आपस में लिंक करना चाहते हो तो उसके लिए हाइपरलिंक यूज होते हैं। हाइपरलिंक की पहचान क्या होती है, जो ब्लू कलर का होता है,
अंडरलाइन होता है, कंप्यूटर पे इसके ऊपर जब कर्सर लेके आओगे तो हाथ की शेप का आएगा, और जब इसको हम क्लिक करेंगे तो एक नया वेब पेज ओपन हो जाएगा। तो इसको बनाने के लिए एंकर टैग यूज होता है। एंकर टैग ए से शुरू होता है एंगल ब्रैकेट में और स्लैश ए से खत्म होता है। इसमें एक एट्रीब्यूट यूज होगा जिसको बोलते हैं HREF। इसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट रेफरेंस। जैसे लिखा है HREF, ए एंकर टैग है, HREF हमारा कह सकते हैं कि इसका एट्रीब्यूट है, और डबल कोट्स में फाइल का पाथ, और बाद में जो भी मैसेज शो करना चाहते हो। तो इस तरह क्या कर सकते हो कि एंकर टैग की मदद से आप हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हो। अब देखो आगे लिंक की स्टेट्स। एक होता है अनविजिटेड लिंक। जो अनविजिटेड लिंक है ये वो लिंक है जिसको अभी तक हमने क्लिक नहीं करा। बाय डिफॉल्ट ये अंडरलाइन होता है, ब्लू कलर का होता है। एक होता है विजिटेड लिंक। विजिटेड लिंक वो लिंक होता है जिस पे हमने क्लिक कर दिया हुआ है, और ये जो लिंक है जो पर्पल कलर में शो होगा। इसके अलावा एक होता है एक्टिव लिंक, कि अगर आप किसी लिंक के ऊपर मूव करते हो कर्सर तो वो आपका एक्टिव लिंक है, तो ये किस कलर में शो होगा, रेड कलर में। तो इस तरह बाय डिफॉल्ट जो हाइपरलिंक का कलर होता है वो ब्लू होता है और ये अंडरलाइन होता है। जब क्लिक करते हैं तो नया वेब पेज खुल जाता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है AHREF http:/google.com psb.ac.in। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, जब चलाएंगे प्रोग्राम को हाइपरलिंक शो होंगे, ये देख सकते हैं। जिस पे क्लिक करेंगे वो वेब पेज ओपन हो जाएगा। अब आगे है एट्रीब्यूट्स ऑफ एंकर टैग की। एंकर टैग के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं HREF की। HREF हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, ये एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है, क्योंकि अगर किसी फाइल का पाथ देना है जिसका हाइपरलिंक बनाना है तो HREF एट्रीब्यूट ये मस्ट है। इसके अलावा एक होता है टाइटल। टाइटल एट्रीब्यूट स्पेसिफाई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एन एलिमेंट। किसी आप टैग के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो उसके लिए हम जो टाइटल है वो यूज कर सकते हैं। जैसे टाइटल में लिखा है गो टू गूगल, तो यहाँ पे हमने पाथ क्या दिया, https://google.com। इसके अलावा सेटिंग टारगेट विंडो। अगर हमारे पास ज्यादा कंटेंट है, एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है, ऊपर नीचे अपने मूव करना है, तो उसके लिए आप टारगेट विंडो सेट करते हो। इसमें फर्स्ट है _self। ये टारगेट वैल्यू की जो आपका डिफॉल्ट वैल्यू टारगेट एट्रीब्यूट की, तो ये क्या करेगा कि आपकी फाइल को सेम विंडो में ओपन करेगा। अगर हम अंडरस्कोर ब्लैंक करते हैं तो ये क्या करेगा कि वेब ब्राउजर में एक ब्लैंक फाइल ओपन कर देगा। तो इस तरह ये प्रोग्राम आप देख रहे हो, इनको बना के ट्राई करना तो समझ आपको आ जाएगा। बाकी हाइपरलिंक के प्रोग्राम भी मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड किए हैं, वहां से आप देख सकते हो। अब आगे लिंकिंग विद इमेजेस। अगर आप एक फोटो का हाइपरलिंक बनाना चाहते हो वो कैसे करोगे, क्योंकि आपको IMG टैग भी हमने करवा दिया है और हाइपरलिंक का एंकर टैग भी करा दिया है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, HREF डबल कोट्स में URL, उसके बाद IMGSRC इजिकल टू डबल कोट्स में इमेज का URL। इस तरह आप क्या कर सकते हो कि जो फोटो है उसका भी हाइपरलिंक बना सकते हो। मान लो एक छोटी फोटो आपने शो करी है, अब उस पर क्लिक करेंगे बड़ी पिक्चर शो हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक पिक्चर का भी हाइपरलिंक तैयार कर सकते हैं कि नॉर्मल फोटो थंबनेल की फॉर्म में शो, बाद में क्लिक करें तो फुल फोटो आ जाए। जैसे आप ये प्रोग्राम देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है HREF http://google.com, उसके बाद टाइटल दिया, टारगेट ब्लैंक आ गया, और IMGSRC में हमने दे दिया search.png, और फोटो की विड्थ क्या दे दी 50 और 50 कि 50x50 की फोटो शो होगी, बॉर्डर उसका 2 होगा। लेकिन जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फोटो एक बड़े साइज की शो हो जाएगी। उसके बाद है लिंक टू एन ईमेल एड्रेस। ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप सभी की ईमेल होगी अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो, क्योंकि जब आप प्ले स्टोर ओपन करते हो तो आपको ईमेल देनी पड़ती है। इसी तरह अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हो तो उसके लिए आप ईमेल का लिंक भी बना सकते हो। उसके लिए हम क्या करेंगे, AHREF आगे मेल टू कोलन, फिर आपका मेल एड्रेस @ जैसे gmail.com और सेंड मेल। सेंड मेल पे जैसे क्लिक करेंगे तो आउटलुक एक्सप्रेस में सीधा ओपन हो जाएगा जिसको आप मेल भेजना चाहते हो। अब आगे है नेम्ड एंकर और क्रिएटिंग बुकमार्क। बुकमार्क का मतलब होता है कि किसी वेबसाइट के एड्रेस को सेव करना, कि आपको बार बार वो वेब पेज ओपन करने के लिए एड्रेस टाइप ना करना पड़े। बट अगर आप बुकमार्क बनाना चाहते हो कि एक ही वेबसाइट के अंदर ऊपर नीचे मूव करना चाहते हो तो उसको भी बुकमार्क बोलते हैं।
तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्रिएट नेम्ड एंकर। आपको पहले एक नेम्ड एंकर क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे लिखा ए इज इक्वल टू नेम सेक्शन 1 टाइटल ऑफ द सेक्शन। उसके बाद आपको एक लिंक बनाना पड़ेगा नेम्ड एंकर का। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, AHREF आगे हैश के साथ जो आपने नेम दी है, जैसे सेक्शन 1, फिर उसका जो भी लिंक दिया है। पहला स्टेप हो गया नेम्ड एंकर क्रिएट करना। उसके बाद उसका एक लिंक क्रिएट करना। तो ये मान लो एक बड़ा वेब पेज है, तो उस केस में हम इसको यूज करेंगे। बाकी ये प्रोग्राम बना के देख सकते हो, देन आपको क्लियर हो जाएगा कि ये काम कैसे करेगा। उसके बाद है वर्किंग विद फॉर्म्स। जैसे हम कोई सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं तो हमारे पास एक फॉर्म खुलता है जिसमें पूछता है कि आपका नेम क्या है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, देन डेट ऑफ बर्थ, जेंडर पूछता है, मोबाइल नंबर पूछता है। तो उस तरह का गूगल फॉर्म कैसे तैयार करेंगे, तो उस तरह का कैसे वेब फॉर्म कैसे तैयार करेंगे, एक स्टैटिक फॉर्म। तो उसके नीचे सबमिट रीसेट बटन आए, तो उसके लिए हमें फॉर्म बनाना पड़ेगा। जैसे लिखा आ रहा है, जैसे फर्स्ट नेम, एंटर एड्रेस, जेंडर, क्लास, लैंग्वेज। तो जो आप देख रहे हैं ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये आपका टेक्स्ट एरिया है, ये रेडियो बटन है मेल फीमेल, क्लास सेलेक्ट किया आपने कॉम्बो बॉक्स में से, देन ये चेक बॉक्स है, लास्ट में सबमिट और रीसेट बटन है। अब इसके बारे में बात करते हैं कि इनको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके लिए जो सबसे पहले पेरेंट टैग है दैट इज फॉर्म टैग। ये फॉर्म टैग से शुरू होता है और स्लैश फॉर्म टैग से खत्म होता है। अब इसमें दो एट्रीब्यूट यूज होते हैं, एक होता है एक्शन एट्रीब्यूट, एक होता है मेथड एट्रीब्यूट। जो एक्शन एट्रीब्यूट है ये स्पेसिफाई करता है यूआरएल ऑफ द स्क्रिप्ट व्हिच विल रिसीव फॉर्म डाटा ऑन द वेब सर्वर, जिसके थ्रू डाटा रिसीव करेंगे। अगर आप डाटा फॉर्म पे भेजना चाहते हो, सेंड करना चाहते हो, उसके लिए मेथड एट्रीब्यूट यूज होगा। इसमें दो चीजें होती है, गेट एंड पोस्ट। जो गेट मेथड है, इन दिस मेथड फॉर्म वैल्यू विल बी विजिबल इन द एड्रेस बार ऑफ द वेब ब्राउजर आफ्टर सबमिटिंग फॉर्म डाटा। जब आप डाटा सबमिट करोगे तो आपका डाटा एड्रेस बार में शो होगा। उसके बाद है पोस्ट एट्रीब्यूट। पोस्ट एट्रीब्यूट में क्या होता है कि हमारा जो डाटा है वो एड्रेस बार पे विजिबल नहीं होगा। सो गेट मेथड जो इनसिक्योर है एज कम्पेयर टू पोस्ट मेथड। अब आगे है एलिमेंट्स ऑफ और कंट्रोल्स ऑफ फॉर द एचटीएमएल फॉर्म। के एचटीएमएल फॉर्म में क्या क्या यूज कर सकते हो। एक होता है टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। राइट साइड पे आप उसका कह सकते हो कि शेप देख सकते हो कैसी होगी। फिर पासवर्ड फील्ड कंट्रोल, देन उसके बाद आपका चेक बॉक्स कंट्रोल, जैसे इंग्लिश पंजाबी लिखा हुआ है, रेडियो बटन कंट्रोल, मेल फीमेल, सिलेक्शन लिस्ट कंट्रोल, या 6 क्लास लिखी हुई है उसमें से कोई और क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं। फाइल सिलेक्शन कंट्रोल, कोई फाइल आपने सेलेक्ट करनी है, देन बटन कंट्रोल, देन सबमिट और रीसेट बटन। ये कंट्रोल है जिन्हें हम फॉर्म में यूज कर सकते हैं। सो जो टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल है, इसका मतलब है आपने एक सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। तो इसके लिए क्या होगा, हम लिखेंगे क्या, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में टेक्स्ट। इससे क्या होगा, एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें आप अपना नेम, फादर नेम, मदर नेम लिख सकते हो। तो ये एक सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट रिसीव करता है। इसके एट्रीब्यूट है नेम, तो इसका नेम हमें सेट करना पड़ेगा। उसके इसकी वैल्यू अगर आप चाहते हो बाय डिफॉल्ट कुछ वैल्यू इसके अंदर लिखी आए। देन साइज, इसका साइज कितना देना आपने, और मैक्स लेंथ कि मैक्सिमम कितने कैरेक्टर इसके अंदर आ सकते हैं। जैसे लिखा हमने यूजर नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, साइज 20, मैक्स लेंथ 50। एक 20 साइज वाला इनपुट बॉक्स बन जाएगा जिसकी जो लेंथ मैक्सिमम कितनी होगी, 50। अब देख सकते हो ये यूजर नेम आया, तो इसके अंदर हम ऐसे नेम लिख सकते हैं। तो ये आपका हो गया टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल। अब आ गया पासवर्ड फील्ड कंट्रोल, कि अगर आप पासवर्ड सेट करना चाहते हो, पासवर्ड लिखना चाहते हो, उसके लिए बॉक्स कैसे बनाएंगे। इसके लिए इनपुट टैग यूज होगा जिसमें टाइप के साथ पासवर्ड आएगा। बाकी पासवर्ड आप देख सकते हैं डॉट की फॉर्म में आएगा, कि पासवर्ड ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिन्हें हम पढ़ नहीं सकते। सो पासवर्ड की इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए पासवर्ड फील्ड कंट्रोल यूज होगा। अब इसके अलावा नेक्स्ट आ गया टेक्स्ट एरिया कंट्रोल। अगर आप मल्टीपल लाइन्स लिखना चाहते हो तो सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स में सिंगल लाइन आएगी। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट एरिया कंट्रोल भर सकते हैं, जिसके लिए हम एड्रेस भी डाल सकते हैं इसमें, कमेंट और फीडबैक वगैरह। इसमें दो एट्रीब्यूट यूज होंगे, एक होता है रोज, एक होगा कॉल्स। रोज का मतलब कि उसकी हाइट, और कॉल्स का मतलब उसकी विड्थ। तो इसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग यूज होगा, और खत्म करने के लिए स्लैश टेक्स्ट एरिया। जैसे हमने लिखा टेक्स्ट एरिया रोज इज इक्वल टू 5 और कॉल से 50। इसका मतलब है कि 5/50 का एक बॉक्स बन जाएगा जिसमें एड्रेस या कमेंट या फीडबैक हम डाल सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं। इन कंट्रोल को आप अलग अलग करके भी चला के देख सकते हो और इकट्ठा भी चला के देख सकते हो।
अब आ गया चेकबॉक्स कंट्रोल। चेकबॉक्स कंट्रोल मतलब अगर आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी चेक करना चाहते हो, टिक करना चाहते हो, तो उसके लिए हम चेकबॉक्स कंट्रोल यूज़ करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप के साथ चेकबॉक्स यूज़ करेंगे वैल्यू, और उसको नेम देना पड़ेगा। नेम सभी का सेम होगा और वैल्यू जो भी आपने देनी है, और बाहर बॉक्स के आपने जैसे केमिस्ट्री दिया, फिजिक्स दिया, मैथ दिया। इससे क्या होगा कि आपका चेकबॉक्स कंट्रोल में 3 ऑप्शन आ जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ। जिस पे हम टिक करेंगे, क्लिक करेंगे या स्पेस बार दबाएंगे, उस बॉक्स के अंदर टिक का साइन आ जाएगा। अब रेडियो बटन कंट्रोल, इसको ऑप्शन बटन भी बोलते हैं। इसमें सिर्फ एक ही वैल्यू जो सिलेक्ट करता है, जैसे मेल और फीमेल। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इनपुट टाइप डबल कोट्स में रेडियो, और अगर नेम जेंडर, नेम सेम रहेगा दोनों में जैसे चेक बॉक्स में था, बट वैल्यू आप चेंज करोगे। तो इसमें क्या है कि दोनों ऑप्शन टिक नहीं होंगे, जहाँ मेल सेलेक्ट होगा या फीमेल। सो अगर आपने एक से ज्यादा ऑप्शन क्लिक करना है तो चेक बॉक्स यूज होगा, अगर सिंगल ऑप्शन टिक करना है तो रेडियो बटन यूज होगा। तो ये इस तरह से नजर आएगा। अब आ गया सिलेक्शन लिस्ट कंट्रोल। अगर आप एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते हो वेब पेज के अंदर, तो उसके लिए सिलेक्शन लिस्ट यूज होगा। इसके लिए सिलेक्ट टैग यूज होगा ऑप्शन टैग के साथ। सिलेक्ट और ऑप्शन दो चीजें यूज होंगी। जैसे देख सकते हैं इसमें क्या करेंगे, सिलेक्ट जैसे नेम इज इक्वल टू लैंग्वेज, ऑप्शन वैल्यू में हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, उर्दू। तो इसमें क्या होगा कि जब हम इस कोड को यूज करेंगे तो आपके सामने इस तरह का बॉक्स बन जाएगा, जिसमें से आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। ये स्पेस सही यूटिलाइज करता है कि एक टाइम पे एक ही वैल्यू शो करेगा। बाकी मल्टीपल भी कर सकते हो। इसके एट्रीब्यूट्स क्या है, नेम। नेम मतलब कि आपने एट्रीब्यूट का नेम देना है। साइज, इसका साइज क्या होगा। और देन मल्टीपल, अगर आप मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए मल्टीपल एट्रीब्यूट भी ले सकते हो। अगर आप मल्टीपल नहीं दोगे तो एक टाइम पे एक वैल्यू ही शो करेगा। अब मल्टीपल हमने सेलेक्ट किया है तो आप देख सकते हो एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट कर रहे हो। एक से ज्यादा वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक भी आप यूज कर सकते हो। अब आ गया फाइल अपलोड कंट्रोल। अगर आप ऑनलाइन कोई फाइल अपलोड करना चाहते हो तो उसके लिए फाइल अपलोड कंट्रोल यूज होगा। इसका सिंटैक्स क्या होगा, इनपुट टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स में फाइल, देन आगे नेम में जो भी आपने नेम देना है, और आगे एक्सेप्ट, अगर कोई इमेज आप एक्सेप्ट करना चाहते हो ताकि ब्राउज करके आप जो इमेज है वो ऐड कर सको। अब आ गया क्रिएटिंग बटन। ये अगर आप बटन बनाना चाहते हो जैसे सबमिट बटन, सो जब इस पे क्लिक करेंगे डाटा ब्राउजर पे अपलोड हो जाएगा। रीसेट, सारा डाटा अगर क्लियर करना चाहते हो तो। बटन, अगर आप अपनी मर्जी से कोई बटन बनाना चाहते हो। इमेज, अगर कोई इमेज वाला बटन विद इमेज बैकग्राउंड बनाना चाहते हो तो उसके लिए। सबमिट बटन बनाना है तो हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, वैल्यू सबमिट डाटा। तो इससे क्या होगा, सबमिट डाटा बटन बन जाएगा। अगर रीसेट करेंगे तो रीसेट, सबमिट से डाटा सर्वर को जाएगा, रीसेट से डाटा क्लियर हो जाएगा। इसका कोड आपको हमारी इसी क्लास की 10th क्लास की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देख सकते हो छोटा सा फॉर्म बनाया हुआ है जिससे आप आसानी से अपना फॉर्म तैयार कर सकते हो। क्योंकि जितने भी प्रोग्राम HTML के आपको मैं करवा रहा हूँ बुक इस इधर, ये सारे प्रोग्राम आपको अलग से प्रैक्टिकल सेशन में भी मिल जाएंगे, जिससे आपको प्रोग्राम बनाने में आसानी रहेगी। अब आगे है फेजेस ऑफ वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट की, अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हो, वेब पेज तैयार करना चाहते हो, तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, कौन कौन सी फेजेस होती हैं, ताकि आप वेब पेज आसानी से बना सको। तो उसकी फेजेस आप देख सकते हैं हमारे पास कि फेजेस कौन कौन सी हैं। इसकी 6 फेजेस हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग, प्लानिंग, डिजाइन एंड लेआउट, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड लॉन्च और मेंटेनेंस। इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का मतलब कि अगर हमको वेबसाइट बनानी है, हम उसके लिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ेगी कि वेबसाइट का पर्पस क्या है, इसका मेन गोल क्या है, टारगेट ऑडियंस क्या होगी, और किस तरह का कंटेंट हमें चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब कि जैसे आप अभी काम करते हो उसकी प्लानिंग करते हो, इसी तरह वेबसाइट बनाने के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि वेबसाइट का आपको साइट मैप डेवलप करना पड़ेगा। देन सोचना पड़ेगा कि बेस्ट यूजर इंटरफेस कौन सा होगा, कौन कौन से मेन्यूज होंगे, कंटेंट होगा, देन किस किस एरिया में यूज होगा, उसके सब टॉपिक होंगे, उसकी लिस्ट हमें तैयार करनी पड़ेगी। उसके बाद डिजाइन एंड लेआउट, ये एक क्रिएटिव फेज है वेबसाइट डिजाइन की। इसमें हम देखेंगे लुक एंड फील, कि आपकी वेबसाइट दिखने में कैसी होनी चाहिए, उसकी फीलिंग कैसी आनी चाहिए। उसमें हम फ़ॉन्ट कौन सा यूज़ करेंगे, पिक्चर कैसे यूज़ करेंगे, कलर, एनिमेशन, बटन्स कैसे यूज़ करेंगे। अब चौथी फेज़ है डेवलपमेंट। डिज़ाइनिंग व डेवलपमेंट फेज़ शुरू होती है, जो बड़ी क्रूशियल फेज़ है वेब डेवलपमेंट की। तो इसमें होता है कि जहाँ से हमारी एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट होती है, कि वेबसाइट बनानी शुरू करते हैं। जैसे आप HTML यूज़ कर रहे हो, CSS यूज़ कर रहे हो उसको बनाने के लिए। उसके बाद है टेस्टिंग एंड लॉन्च।
वेबसाइट बनने के बाद अब उसकी टेस्टिंग करनी होती है अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो उसका कंटेंट टेस्ट करना है, इस कंटेंट सही आ रहा है, उसकी फंक्शनिंग चेक करनी है, फंक्शनल टेस्ट, और डिज़ाइन को टेस्ट करना है, ताकि जब वेबसाइट बन के तैयार हो, कस्टमर के पास जाए, तो उसको किसी किस्म की दिक्कत ना आए। और लास्ट फेज है मेंटेनेंस। तो मेंटेनेंस में क्या होता है कि वेबसाइट बन के तैयार होगी, अब बाद में यूज़र चाहता है कि मुझे इसमें कुछ चेंजेस चाहिए, वो अपना फीडबैक देना चाहता है, या कुछ नए चेंजेस चाहता है, या कुछ अपडेट्स चाहता है, तो उसके लिए मेंटेनेंस यूज़ होता है। उसके बाद है पॉइंट्स टू रिमेंबर। जेड जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है उसकी पूरा जो ब्रीफ समरी है आपको यहाँ पे मिलेगी, क्योंकि आपको पहले भी बताया गया कि अब जो आपका पेपर है उसमें बैक एक्सरसाइज में नहीं आएगा, पेपर आपका कहीं से भी आ सकता है। सो जो पॉइंट्स हैं इनको आपने अच्छी तरह पढ़ना है, आप इसको स्टॉप कर सकते हो यहीं पे, और बुक्स आपके पास हैं तो बुक से भी आप इन पॉइंट्स को रीड कर सकते हो, ताकि आप पेपर की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इसके बाद इस चैप्टर के आप देख सकते हैं कि एमसीक्यू है, ये मैंने अपलोड ऑलरेडी किए हुए हैं, 10th क्लास की प्ले लिस्ट में आपको ये मिल जाएंगे, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा के अपलोड किए हैं। इसके बाद इस चैप्टर के फिलअप्स हैं, और इसके बाद फुल फॉर्म्स हैं, ये भी अपलोड हैं, और इसके साथ साथ इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है ये भी हमने अपलोड किए हुए हैं। बिल्कुल सिंपल एंड ब्रीफ और सिंपल लैंग्वेज में आप आसानी से पेपर की तैयारी कर सकते हो इनको देख के। तो अगर अभी भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।